जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 और आप सबके लिए बहुत दिन से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा दिया जाए बच्चे को जिसे पढ़कर वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा नंबर ला सके। तो आप सबके लिए फाइनली हिस्ट्री से मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जो कि आज का जो सेट है वो सेट 1 है। और अगर आप सेट 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से लेकर 10 तक अगर आप सेट कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो ये हम आपको लिख के देते हैं प्यारे बच्चों कि आप बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से कोई भी नहीं रोकेगा। तो प्लीज आप एक दो मतलब कि जितने भी हम आपको सेट कराएंगे 10 तक, वो 10 सेट को आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है और अच्छे से रट जाना एक तरह से कहिए तो। तब आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से कोई भी नहीं रोकेगा। ये हम आपको लिख के देते हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर जरूर बन सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड या किसी भी बोर्ड से आप हैं, उन सभी बोर्ड से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी टेलीग्राम पे दिया जाता है। या तो आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 8578002739 पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको हाई लिख के भेजना है। उसके बाद हम वहां पर क्या करेंगे, लिंक देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का। उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलर जो है ब्लू ले लेते हैं, क्योंकि ब्लू कलर बहुत ही बेस्ट होता है यहाँ पर अभी आपको पढ़ाने के लिए। और जितने बच्चे हैं अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज आप सबका कर्तव्य क्या है, पहला लाइक करना और अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना, ताकि मुझे पढ़ाने में और ज्यादा मजा आए। और अगर आप लाइव क्लास में ज्वाइन किए हैं या नहीं किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों। अगर आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो कमेंट बॉक्स दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक नंबर में क्या कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला। ये जो राखल दास बनर्जी है प्यारे बच्चों, उसको मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे, तो ये जो है आपके 1922 में मिले थे। ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। और अब आपको कमेंट करके बताना है हड़प्पा का कब मिला था। और देखिए ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे, किसके, सिंधु नदी के किनारे। ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से और भी चीज मिले हैं, जैसे विशाला स्नानागार, अन्नानागार, ये सब चीज मिले हैं। ये भी आपको प्रसिद्ध है, याद रखना चाहिए, ठीक है। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए हड़प्पा जो है प्यारे बच्चों, ये आपके रावी नदी के किनारे हैं। और हड़प्पा जो है इसका उत्खनन 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में। और ये किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। और इसका उत्खनन किसने कराया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा, किसने, साहनी, ठीक है। क्या है, साहनी। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, क्योंकि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लाना कितना है, 95% नंबर लाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर 3 नंबर देखिए क्या करें कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इन जो व्यक्तियों जो थे वहां के जितने भी लोग वगैरह थे, उनको किसी धातु का ज्ञान नहीं था। वो धातु जो था प्यारे बच्चों, वो लोहा था। क्या था, लोहा का ज्ञान उनको नहीं था। देखिए अब ये लोहा का ज्ञान किसको हुआ था, तो वैदिक सभ्यता के लोगों को। किसको, वैदिक सभ्यता, जो कि एक प्रकार के क्या थे, ग्रामीण सभ्यता थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की थी, या एक प्रकार की शहरी थी। क्या थी, शहरी थे। याद रहेगा ना, बिल्कुल। अब देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए विशाल स्नानागार से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन बी होगा। अब आपको बताना है प्यारे बच्चों कि विशाल स्नानागार किसे कहते हैं, या विशाल स्नानागार की क्या विशेषता थी, या विशाल स्नानागार क्यों कहा जाता था, यहाँ पर क्या क्या प्रसिद्धि मिली है, ये सब आपको सब्जेक्टिव में बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या करा है, ये जो अशोक है प्यारे बच्चों, किस वंश का शासक था। अशोक आपको पता है ये मौर्य वंश का शासक था। कौन सा वंश का था, मौर्य वंश का शासक था, याद रखिएगा। और ये जो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो है कह सकते हैं अशोक, अशोक बहुत ही शक्तिशाली था। क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था। ये आपको याद रखना है, राइट। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके सामने 6 नंबर में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बिना हम किसी टाइम लिए हुए आपको, आप सबको हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? देखिए 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। कौन था? मगध था। ऑप्शन ए होगा। और देखिए ये मगध जो है प्यारे बच्चों शक्तिशाली होने का रीजन क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो थे, यहाँ के क्या कह सकते हैं, खेत वगैरह जो होता है वो क्या था, उपजाऊ था, और यहाँ पर पानी की सुविधा अच्छा खासा था। ठीक है, पानी की भी सुविधा अच्छा खासा था। प्लस में यहाँ के जो राजा थे बिंबिसार, बिंदुसार नहीं बिंबिसार, वो भी शक्तिशाली ही था। और वो क्या करते थे, जहाँ की स्त्री होती थी उनसे शादी कर लेते थे, अलग अलग जगह के स्त्री से शादी कर लेते थे। और ये बिंबिसार उसी स्त्री से शादी करते थे जिनके भाई नहीं होते थे। बड़ा हरामी था वो, एक तरह से कह सकते हो भी। ठीक है, अपनी शक्तिशाली बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कि वो कह नहीं सकते हैं, राइट। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, महावीर ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया? महावीर ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया था प्यारे बच्चों? तो 8 नंबर का जो आपका राइट आंसर क्या होगा, पावापुरी में किए थे। कब किए थे? पावापुरी में। ये 527 ईसापुर में किया था। किस में? ईसापुर। बिफोर क्राइस्ट लिख दिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इनको जो है ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और भी प्रश्न पूछता है कि महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई? तो 72 वर्ष। कितने? 72 वर्ष के। ये आप याद मत रखिएगा, बट ये आप जरूर याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चले प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या करें कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? देखिए स्तूप जो है मतलब कि जो मंदिर वगैरह एक तरह से बनाए जाते थे वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आप जैसे देखिएगा राजगीर में हो गया, ये सब जगह पर क्या है, स्तूप वगैरह बनाए जाए। बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा खासकर शिक्षा दीक्षा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर में कि महाभारत की रचना किसने की है? महाभारत की रचना जो है वेद व्यास किए हैं। रामायण की रचना किसने किया है प्यारे बच्चों? रामायण की रचना जो किए हैं वाल्मीकि किए हैं। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनुस्मृति के जो रचयिता है वो मनु है। कौन है? मनु है। और महाभारत की कौन है? वेद व्यास जी है। ठीक है, मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है। आपको याद रखना है हमेशा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है प्यारे बच्चों, पुराणों में जो है पर्व, क्या है? पर्व, या कह सकते हैं युद्ध वगैरह जो है, रामायण में कितने दिनों का युद्ध हुआ था? तो टोटल 18। हमेशा 18 याद रखना है आपको। अब बताइएगा पुराणों में 18 ही संख्या क्यों थी? तो देखिए इसमें देवी देवताओं को पूर्ण अपूर्ण, कर्म कुकर्म, पापी पुण्य, ये सभी को मानकर टोटल 18 है। इसीलिए क्या कहता है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। या पर्व में भी उसी प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर में कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? भी यह प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब किए थे प्यारे बच्चों? तो 1193 में। कब किए थे? 1193 ईस्वी में। ठीक है, याद रहेगा ना? बिल्कुल, ये प्रश्न है और आपको याद भी रहना चाहिए। और ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में ही है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा दीन ए एलाई किससे संबंधित है? तो दीन ए एलाई कभी कभी 1581 रहता है प्यारे बच्चों, और कभी कभी 1582 भी रहता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन है तो आप लगा दीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर क्या होगा? अकबर होगा। क्या होगा? अकबर होगा। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया? कोई शासक है जो दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया था, वो शासक कौन है प्यारे बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और इसे पगला शासक भी कहा जाता है क्योंकि अपने शासन काल में बहुत तरह तरह के परिवर्तन किए, लेकिन वो किसी तरह न किसी तरह असफल ही रहे। जैसे चांदी के सिक्का भी किए हुए थे तो उसमें भी असफल रहे, सैनिक वगैरह में असफल रहे, बहुत सारे चीज में क्या रहे, चंगेज खा से बारी, इसमें सब में क्या था? असफल ही रहे थे ये मोहम्मद बिन तुगलक। 16 नंबर देख क्या करके, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? तो बहादुर शाह जफर। ये सब प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। प्रथम जो था वो बाबर था, दूसरा हुमायूं, और तीसरा कौन था? अब अकबर था। ठीक है, इसी तरह से आप याद करते हुए चलेगा। 17 नंबर देख क्या करें कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है प्यारे बच्चों, ये आपका अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा। और ये प्रश्न हम आपको हाल फिलहाल में ही पढ़ाए हुए हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो है प्यारे बच्चों, ये कहीं था और उसके जगह पर क्या हुआ, ये जो मोहम्मद गजनी है वो युद्ध करने गया हुआ, सॉरी हाँ यही है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ये 1000 या 1020 के ऐसे में आता है, ऐसे ही के समय में आया हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ किस संत ने किया था? तो यह रामानंद ने किया था। और सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग जो है किसने किया था? रामानंद ने ही किया था। ठीक है, हिंदी का। तलबंडी किसका जन्म स्थान है? तलबंडी जो है प्यारे बच्चों, ये किसका जन्म स्थान है? तो ये गुरु नानक जी का है। किसका है?
गुरु नानक जी का। और 10वें गुरु कौन है प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा। 10वें गुरु कौन है? ये पटना के ही है, पटना सिटी के हैं। अगर आपको पता है तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो बोलिए बहुत अच्छे, गुरु गोविंद सिंह। बहुत अच्छे, क्लैपिंग आप सबका आ रहा है। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक जो है प्यारे बच्चों वो बैरम खां है। कौन है? बैरम खां। और वो 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक क्या थे? और उस समय अकबर की एज जो था 14 से 13 से 14 साल था। मिनिमम ले सकते हैं 13 या 14 साल के थे वो। ठीक है। आइन अकबरी किसने लिखा? आइन अकबरी जो है ये आपके अब्दुल फजल ने ही लिखे हैं। और आइन अकबरी में कुल कितने भाग है? तो 5 भाग है। भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। भूमि के कितने भागों में? 4 भागों में। और अगर सीधे कहेगा तो 5 भागों में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए हम आप सबके लिए एक से लेके आप सबके जो पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्लास है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्लास है। तो 23 नंबर देख क्या करें कि इब्न बतूता अपनी यात्रा के विवरण लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, तो वो कौन भाषा में लिखे थे प्यारे बच्चों? 23 नंबर का बताइएगा। तो बिल्कुल आपको बताना है कि बिल्कुल इसका जो होगा क्या होगा? अरबी भाषा में होगा। क्या होगा? अरबी भाषा में। और देखिए ये इब्न बतूता जो है प्यारे बच्चों ये मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को। ठीक है, हम लिख देते हैं मोरक्को का था। और ये अन्य अन्य जगह पर जा जाके क्या किए? यात्रा किए। जैसे भारत हो गया आपको, और भी चीन ले सकते हैं, अन्य जगह आप जो जो सोच सकते हैं उन जगहों पर कहीं कहीं गए हुए। कौन? इब्न बतूता। ये कहाँ के थे? मोरक्को के थे। गौपुरम का संबंध है, तो ये गौपुरम का जो संबंध है वो विजयनगर से है। और एक गौपुरम के बारे में आपको अच्छे से कब पता चलेगा? जब विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तब। मीरा महिला संत कौन थे? देखिए महिला संत जो है प्यारे बच्चों मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी। इनमें से जो है सभी होगा। ठीक है, और पूछेगा कि कृष्ण को कौन आप अति मानते थे? मीरा। ठीक है, और विष्णु को जो है प्यारे बच्चों विष्णु विष्णु को कौन मानता था? कमेंट करके बताइए। ये भी हम प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित थे? ये जो है विजयनगर साम्राज्य से क्या है? संबंधित है। और आपसे बता दें प्यारे बच्चों कि बहमनी साम्राज्य जो है ये 1347, हाँ 47 में अलग हुआ था। ये मोहम्मद बिन तुगलक से ही अलग हुआ था, मतलब कि उसमें था। और ये 1336 में। ठीक है, आगे चलते हैं। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिविदेव को कहा जाता है। किसको? जीएस लिविदेव को। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है प्यारे बच्चों 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। और ये किस वंश का था? तो संगम वंश का। किसका? संगम वंश का। कृष्णदेव राय कौन सा वंश का था? तुलु वंश का था। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में खैर पूछा गया है, और हम इसीलिए बार बार आपको पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे प्यारे बच्चों? तो आपको पता है पुर्तगाली है। कौन है? पुर्तगाली है। और ये कब आए थे? तो 1498 में आए थे। और ये केरल में रहे हुए थे। और यहाँ पर इनका स्वागत बहुत ही अच्छे खासे से हुआ था। और यहाँ से इतना ढेर सारा मसाला लेके गए इंग्लैंड में, और वहां पर अच्छा खासा मुनाफा कमाए। और फिर वहां से धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए अंग्रेज, तब भारत में धीरे धीरे कब्जा भी करना स्टार्ट कर लिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो रीजन है वो पुर्तगाली के ही कारण क्या था? ये स्टार्ट हुआ था कह सकते हैं। कर्नवालिस कोड बना था, तो ये जो बना है 1793 में। और ये जो है ये किसके द्वारा है? अस्थाई बंदोबस्त। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बिहार, बंगाल, मद्रास। ये 3 जगह आपको याद रखना है। ज्यादा आपको बंगाल ही दिखेगा, या तो आपको मद्रास दिखेगा, या तो बिहार दिखेगा। तीनों में से आप किसी में लगा सकते हैं। इसका जो कोड है वो 1793 में है। 1793 है। ठीक है, और ये जो है अस्थाई बंदोबस्त सबसे दर्दनाक, बेकार कह सकते हैं, इतना खराब इसे कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था प्यारे बच्चों? 31 नंबर का फटाफट बता दीजिएगा। तो ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो बिल्कुल ये जो है प्यारे बच्चों हम अभी देखे थे हाल फिलहाल में, तो ये 1911 था। ये अगर ऑप्शन में है तो बताइएगा जरूर इसके बारे में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया है वो कब किया गया है? 1510 में। कब किए थे? 1510 में पुर्तगालियों ने क्या किया? गोवा पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद 450 साल तक शासन किया। मतलब कि भारत जो है, मतलब अपना देश जो है आजाद होने के बाद भी क्या किया? वहां पर अधिकार किया। बाद में क्या किया? 1987 में, हमको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूरा बढ़िया से नहीं है, 1987 में शायद है, उसको क्या किया था? पुर्तगालियों को मिल गया था बढ़िया तरह से। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है प्यारे बच्चों ये कब हुआ था? इसके बारे में बताना है। तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1773 में हुआ था।
ऑप्शन बी होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसकी स्थापना हुई थी, तो ये जो है कोलकाता की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1773 में। किसी न किसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चों, तो आपको ऑप्शन से ज्यादा आपको क्या करना चाहिए, माइंड में बढ़िया से फिट कर देना है। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? देखिए, संस्थाल विद्रोह जो है प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार के खतरनाक, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड सुने हैं ना, उससे भी दर्दनाक घटना ये कहा जाता है संस्थाल विद्रोह। और ये जो है 1855 से लेके 56 के बीच में तक चला था। और ये सिंधु एवं कान्हू, क्या है? सिंधु एवं कान्हू जो है, ये दोनों के दोनों क्या थे? भाई थे प्यारे बच्चों। क्या थे? भाई थे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। टोटल 34 किलोमीटर तक चला था। और ये जो है प्यारे बच्चों, ये मुंबई से लेके थाने तक के बीच में चला था। मुंबई से लेके थाने, याद रहेगा। 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? देखिए, 1857 के विद्रोह के बिहार के जो नेता वीर कुंवर सिंह है, वो कहाँ के जमींदार थे? तो आपको पता है, जगदीशपुर के। क्या है? जगदीशपुर के। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है। व्यापगत का संबंध का है, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध जो है, ये डलहौजी से है, जिसे आप हड़प नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प नीति। हड़प नीति का जो सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो डलहौजी के द्वारा, दूसरे शब्दों में बोला जाए तो। ठीक है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। पहले जो देखिए, पहले जो भारत की राजधानी थी, वो कलकत्ता थी। क्यों? कोलकाता में यहाँ पर बहुत बड़े व्यापारी वगैरह सब आया करते थे। लेकिन बाद में क्या किया, दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये 1911 में, ऑप्शन सी। और उसी समय एक घोषणा भी किया गया था। और उस समय मेरे ख्याल से 1911 में जो है, और एक बिहार से किसी को अलग करना था, फिर ये हो गया। और भी एक चीज था, एक और है, जो कि 3 नियम लागू हुआ था उस समय। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में यह है। किसने किया है? ए ओ होम के। कौन के? ए ओ होम। ठीक है। ए ओ होम किए हैं। राइट, याद रखिएगा, इजी प्रश्न नहीं है, बट आप लिए इजी ही एक तरह से है। आगे देखते हैं, काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून जो है, रॉयल एक्ट को कहा जाता है, जिसमें ना किसी तरह का दपील अपील कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। ये काला कानून जैसे 1919 में हुआ था, इसमें जलियांवाला बाग हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, काला कानून हो गया, और भी जो है 1919 में हुआ था। और सहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था। और इसी में महात्मा गांधी बोले हुए थे कि 1922 तक, सॉरी 1920 से 21, मतलब 21 या 22, 2 साल में क्या होगा, अंग्रेज चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, ये नहीं हो पाया। इसी के बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, चोरा चोरी कांड हुआ 1922 में, जिसमें अंग्रेजों को एक रूम में बंद करके और क्या किया, पूरा रूम को ही जला दिया। और बहुत ही दर्दनाक, अंग्रेजों को अच्छे से मारा हुआ था, एक तरह कह सकते हैं। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड का फायदा ले लिया होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाई थी? दिसंबर, क्या है, 12 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर ना, 22 दिसंबर, सॉरी 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में था। ऑप्शन ए होगा। ये इजी प्रश्न है। भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? भारत विभाजन की घोषणा जो है प्यारे बच्चों, ये 1947 में ही हुआ था, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने ही किया हुआ था। और उस समय भारत और पाकिस्तान क्या हुआ, अलग हो गया। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है प्यारे बच्चों, सी राजगोपालचारी है। और प्रथम जो है लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्व निहित है, संविधान में निहित है। आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? देखिए, अर्थशास्त्र आपको पता है बहुत ही अच्छा खासा है, जिसमें आपको राजनीतिक के बारे में अच्छे से ज्ञान है, जिसके रचयिता कौन है? कौटिल्य है। इंडिका के रचयिता कौन है? मेघास्तिनी। और इन दोनों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के बारे में पता है, कि यहाँ पर भारत में किस तरह से माहौल था, किस तरह से स्त्री और किस तरह से जो समाज थे, इसके बारे में दोनों पुस्तक में सेम टू सेम है। ठीक है। तो ये जो है मौर्य वंश के बारे में क्या करती है, जानकारी देती है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? देखिए, कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, कि अशोक जो है वो जीत गया था। क्या क्या था? अशोक जीत गया था। अशोक सबसे शक्तिशाली था। हम आपको पहले दूसरे प्रश्न में हम आपको बता दिए हैं, अशोक बहुत ही शक्तिशाली था प्यारे बच्चों। और जब कलिंग युद्ध जीत गया, उसके बाद इसके एक बच्चा वगैरह आ रहा था, मतलब बच्चा जीवित रह गया, तो उसको पानी दिया तो पानी छोड़ के भाग गया। तो उस समय वो डर के भागे, मतलब कि उस समय महसूस हुआ कलिंग अशोक को, क्या महसूस हुआ तो भगवान जाने उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म ये सब सबको अपना लिया, ये आपको पता है। तो किस शिलालेख में कलिंग विजय का? तो 13 में। राइट, ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों।
त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध जो है प्यारे बच्चों, ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है। क्या है? 3 पिटक है, इसीलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। और इसमें बौद्ध धर्म के पूरे ग्रंथ के बारे में चर्चा किया गया है। यह आपका लास्ट प्रश्न है 50 कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चों। तो इतना आपको प्रश्न समझ में आ गया। अगर आप पीडीएफ वगैरह थोड़ा सा भी अगर आपको चाहिए तो गूगल पे चले जाइए और गूगल पे जाकर सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, तो वहां पर आपको कुछ पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके लिए पार्ट 2 हम जरूर तैयार करेंगे। क्या ये आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, स्पेशली हम आप सबके लिए बोल रहे हैं। और प्लीज अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये कैसा लगा पार्ट 1, और हम आपको फिर से बता देते हैं प्यारे बच्चों कि अगर आप 1 से लेकर 10 तक देख लेते हैं तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाने से रोक दे। हम इतना आपको लिख के देते हैं, तो प्लीज अच्छे से पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।